हेपेटाइटिस सी की जैसे ही बात करते हैं तो बाकी सारे भी हेपेटाइटिस दिमाग में आते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। तो सबसे पहले बताइए कि कितने टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है शुरुआत करना चाहिए लिवर से, क्योंकि ये सारी बीमारियों का स्रोत लिवर है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता रहता है। इसकी कुछ खास बातें हैं, ये केवल एक है शरीर में। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये बहुत ही ऐसा ऑर्गन है जिसको कितना भी डैमेज किया जाए, इसमें एक रीजनरेशन की सेल्फ कैपेसिटी है। मतलब सेल्फ हीलिंग का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल आपको मिल नहीं सकता कि किसी ऑर्गन को आप किस तरह से डैमेज करें और उसको दोबारा से रीजनरेट करके बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है। ये लिवर की एक खास बात है। दूसरी बात यह है कि लिवर हमारे शरीर का वर्क हॉर्स है, मतलब सबसे मेहनती ऑर्गन, सबसे ज़्यादा मेहनत जिस ऑर्गन को करनी पड़ रही वो लिवर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लिवर की देखरेख करना बहुत ज़्यादा आपके लंबे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लिवर कई कोशिकाओं से जुड़ के बनता है, इसको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं। और जिसकी एक एक हेपेटोसाइट में एक पूरी फैक्ट्री ऐसी चल रही है, आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि करोड़ों करोड़ों की तादाद में हेपेटोसाइट्स हमारे लिवर में रहती हैं। और उनकी फिर छोटी संगठित इकाइयां होती हैं जिनको हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। तो वो और थोड़ी छोटी फैक्ट्रियां हैं, जिस हर फैक्ट्री में एक क्लीनिंग का, एक डिटॉक्सिफिकेशन का, एक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का, शुगर कंट्रोल की छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन सभी फैक्ट्रियों का एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा समन्वय रहता है। तो इसलिए लिवर हमारा बिना कुछ बताए चुपचाप चलता रहता है और आपको काफ़ी समय देता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, कोई इंजरी हो जाए तो आप उससे निकल सकते हैं। जब इसी लिवर को किसी भी माध्यम से डैमेज कर दिया जाए, उसमें सूजन ला दी जाए, तो उसको हमारे यहाँ वर्ड हेपेटाइटिस कहा गया। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर कहीं भी लिवर में इन्फ्लेमेशन आएगा तो लिवर में इन्फ्लेमेशन को या सूजन को हम लोग हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। अब जब मैंने कहा इंजरी, इंजरी का कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। वो सेल्फ कोई अपनी इंजरी नहीं करता है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैं मेन पहले बताना चाहता था कि हेपेटाइटिस जो है, अगर किसी को याद करना हो या जनरल बातचीत में करना हो तो हम लोग उसको बहुत सिंपल निमोनिक ABCDE की तरह से याद करते हैं। अब उसके दो फिर अलग भाग हैं। ABCDE वायरस भी हो सकता है और नॉन वायरस भी हो सकता है। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां वायरस ही करती हैं, लेकिन लिवर के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तो मैं अभी वायरसेस के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, बट पहले नॉन वायरस की बात कर लें। तो उसमें ए से शुरू करें तो ए के भी दो भाग हैं। सबसे पहला अल्कोहल और दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। सेल्फ ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी कभी कभी आपके अगेंस्ट काम कर जाती, उससे भी एक लिवर डिजीज क्रिएट हो जाती है और एक काफ़ी बड़े लेवल तक लिवर को डैमेज कर सकती है। ये दोनों ही, और दोनों ही हेपेटाइटिस कहा जाता है। एक को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है और एक को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये ए हो गया। बी को अगर हम समझें तो बी दो तरह से है। प्रेग्नेंट लेडीज बेबी को बनाती हैं और बेबी जब पेट में होता है, प्रेग्नेंट होती है, उस समय हम बहुत सारी लिवर की बीमारियां हो सकती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अ टफ, क्योंकि उस बीच में भी बहुत सारे कारणों से लिवर में सूजन आ जाती है। तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड लिवर डिजीजेस कहते हैं, वो भी हेपेटाइटिस कर सकती हैं। फिर सी सी कंजेनिटल, कि कुछ बच्चों में पैदाइश पे ही हम लोग देखते हैं कि लिवर सूजा हुआ है, बच्चे को जॉन्डिस है जन्म पे ही, अभी उसका आगे स्टेज नहीं बढ़ा और जीवन से ही उसको देखो, उसको हम लोग कंजेनिटल लिवर डिजीजेस कहते हैं। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर डी, डी सबसे बड़ा आज की तारीख में एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ड्रग्स। इतने तरह की ड्रग्स हो गई हैं, हमारे एलोपैथी की ड्रग्स हो गई हैं, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हो गई हैं, हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स आ गई हैं, बहुत सारे वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स आ गई हैं। ये सब कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके लिवर को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए बहुत जानना इनके बारे में भी ज़रूरी है। फिर आता है हमारा ई, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
तो वो भी हम, और इसका लास्ट जो एफ है वो सबसे आज की तारीख में आपने सुना होगा, फैटी लिवर डिजीज। ये आज की तारीख में तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा भंडार हो गया है लिवर की बीमारियों का। इट्स लाइक अ पैंडेमिक। इज लाइक ए पैंडेमिक। उसको हम लोग NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो लोग अल्कोहल नहीं सेवन करते हैं फिर भी उनको फैटी लिवर डिजीज, वो भी एक तरह से अपने में हेपेटाइटिस कर सकता है। तो ये A से F तक नॉन वायरल, जो वायरस से नहीं, कुछ गड़बड़ियों की वजह से आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन करते हैं और सूजन कर देते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर क्रॉनिकली डैमेज हो जाता है, और अंत में कभी कभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत या कैंसर तक भी बात पहुंच सकती है। तो ये बातें सीरियस हैं और जाननी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये चीज़ कही। आपने जैसे बोला भी कि हमारी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल हो चुकी है, अगर डेस्क जॉब वालों की बात करें तो 9 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअस बैठे रहना है। अगर हम कहीं व्हीकल से कम्यूट भी कर रहे हैं तो बैठ के ही आना है, बैठ के ही जाना है। तो आई थिंक लाइफस्टाइल भी हमारी वैसी हो चुकी है, खान पान भी बहुत खराब हो गया है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी को थोड़ा और एक्सप्लेन करिएगा हाँ। डॉक्टर कि ये बाकियों से कैसे अब ये अलग बातें हो गई नॉन वायरल, जो वायरस से नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं ABCD ऑफ वायरस। अब इसी तरह से जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की WHO ने इसलिए घोषणा करनी पड़ी क्योंकि अब वायरल रिलेटेड लिवर डिजीजेस एक बहुत बड़ा नंबर बनने लगा। आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं, विश्व भर में 10 करोड़ डेथ केवल हर साल वायरल रिलेटेड लिवर डिजीजेस से होती है, ये WHO का मानना है। और WHO वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसीलिए सेलिब्रेट करता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर ब्लूमबर्ग के बर्थडे के लिए, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था। तो उनके बर्थडे को हम लोगों ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से जाना, और उन्होंने ही वायरस हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तो उसी में वायरस A, वायरस B, वायरस C, वायरस D, वायरस E ऐसे आते हैं। जब हम लोग वायरस हेपेटाइटिस A और B से जूझ रहे थे, उसी बीच में कुछ लोगों ने देखा कि एक अलग तरह का वायरस है जो ना A में फिट हो रहा है और ना B में फिट हो रहा है। तो उस समय इसका नाम नॉन A नॉन B कहा गया। अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या वायरस है। यही नॉन A नॉन B को आगे चल के हेपेटाइटिस C के नाम से जाना गया कि अच्छा, ये एक नए तरह का वायरस है और ये हमारा RNA वायरस है। हेपेटाइटिस B DNA वायरस है। तो इनके वायरस के बैकग्राउंड में भी फ़र्क हो जाता है और दोनों का बिहेवियर भी इसलिए अलग हो जाता है। तो हेपेटाइटिस C जो है हमारा RNA वायरस है, और ये RNA में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। बाकी वायरस भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम लोग अगर हेपेटाइटिस C के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस C भी वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व भर में शायद ही कुछ ऐसे कंट्रीज़ होंगे जहां हेपेटाइटिस C नहीं है। आप अगर पूरा, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हों चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, ये सब जगह फैला हुआ है। और एक टाइम में मिस्र में सबसे ज़्यादा केस, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा केस वर्ल्ड के हेपेटाइटिस C के जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एक समय पर कुछ ऐसी गलतियां की। कुछ उन्होंने, उनका एक बीमारी है बिलहार्जियासिस, जिसके वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने कुछ गड़बड़ियां किया, एक ही सिरिंज से किया या कोई भी, वो एक बहुत बड़ा एपिडेमिक की तरह से इजिप्ट में फैला, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस C का एपिसेंटर मानते थे। लेकिन जब हम लोग ने अब धीरे धीरे जब इसकी अवेयरनेस बढ़ी और देशों में भी ढूंढना जाने लगा, तो हमने देखा कि और देशों में भी ये है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह आज की तारीख में हेपेटाइटिस C काफ़ी मात्रा में हो गया। तब इसकी आगे बात चली कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ये कैसा वायरस है, इसका बिहेवियर कैसा है। तब ये सारी बातें हेपेटाइटिस C के संदर्भ में आई। ओके डॉक्टर, अभी रिसेंटली ना एक केस आया था उत्तराखंड के रुड़की में। एक गांव है जहां पर अचानक से 100 केसेस आए थे हेपेटाइटिस C के, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले तो बताइए कि अचानक से ऐसा आउटब्रेक क्यों हो जाता है, और हेपेटाइटिस C के इतने सारे केसेस बढ़ने के पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, जो भी केसेस एक आउटब्रेक के लेवल पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि समटाइम्स उनका एक ही सोर्स हो सकता है, स्पेशली एक गांव में, क्योंकि जहाँ पर बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ट्रांसमिशन, की कोई एक पॉइंट है जिससे ये सब फैला है। अब मैं इन बातों को जब आगे बढ़ाऊंगा तो हेपेटाइटिस C फैलने के क्या क्या तरीके हैं। तो हेपेटाइटिस C के फैलने के तरीके बहुत ही लिमिटेड हैं।
एक तो सबसे कॉमन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर किसी जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गड़बड़ी किया गया, जितने ब्लड बैंक गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हैं केवल उन्हीं ब्लड बैंकों से ही ब्लड लेना और डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए। तो वो भी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारा ब्लड आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो ब्लड बैंक है उन्हीं से यूज़ होना चाहिए।